अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बेटा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ा था और आज हम अपनी फार्माकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए डिस्क्राइब करेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। हम कहते हैं सर, जब भी हमें ड्रग का सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है तो सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम डेफिनेटली कोई ना कोई एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका डोजेज फॉर्म क्या है, आप कौन से टारगेटेड ऑर्गन की तरफ जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एंटी एमेटिक ड्रग है और आप उसको वॉमिटिंग के वक्त में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टैबलेट नहीं बल्कि उसके इंजेक्टेबल को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल सैल्ब्यूटामॉल है, जैसे वेंटोलिन का एक्टिव है, और आपको उसे फौरी एक्शन करना है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे सर? उस सूरत में हम कंसीडर करेंगे इसको एज अ नेज़ल, क्योंकि अगर आप इसको नेज़ल नहीं लेंगे तो हमारे पास उसका इफेक्ट लेट प्रोड्यूस होगा। तो फार्माकोलॉजी बहुत डिपेंड करती है आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर। हम कहते हैं सबसे आसान और सबसे कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है टू गिव द ड्रग बाय माउथ। The absorption of drug now may be delayed by different factors. Absorption डिले होगी, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं सर? इसमें हमारे पास एम्पटिंग ऑफ स्टमक हो सकता है, कोई फूड है, कोई और डिजीज मौजूद है, या कोई और ड्रग आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि आपकी ड्रग एब्जॉर्प्शन डिले हो सकती है। नेक्स्ट हम कहते हैं सर, ड्रग हम सब लिंगुअली देते हैं जिनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है। आपने अक्सर सुना होगा ज़बान के नीचे हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए गोलियां रखी जाती हैं क्योंकि वो फॉरन इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सो दे प्रोड्यूस द डायरेक्ट इफेक्ट। देन हम कहते हैं सर, रेक्टली भी हम यूज़ करते हैं। अक्सर नॉस्पा का नाम आपने सुना है। मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ ये भी क्लियर होता जाए कि हम बेसिकली इन ड्रग्स को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द रेक्टम एंड मे बी गिवन एज अ सपोजिटरी और एनिमा बाय इंजेक्टेबल। याद रहे कि जब हम दवा इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% आती है, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरता। तो हम कहेंगे इंजेक्शन में भी गिवन इंट्रावेनसली, इंट्रामस्कुलरली, सबकुटेनियसली, इंट्राडर्मसली और इनटू वेरियस बॉडी कैविटीज जैसे प्लूरा में, पेरिटोनियम में दे दिया। नाउ जो इंट्रावेनस रूट है उसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी आपके पास 100% है, लेकिन वहाँ पर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट मौजूद है। कोई अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है या कोई पार्टिकल है तो उससे आपको एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इंजेक्शन लगते हैं आपको वो इंट्रामस्कुलर लगते हैं। हम इसे मॉडरेट वॉल्यूम्स पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबकुटेनियस आपने बहुत कम ऑब्जर्व किया होगा, इंसुलिन वगैरह के केसेस में आप इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इंट्राडर्मल या इंट्राथेकल आप उन ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं जो आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं करता। और लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्लड ब्रेन बैरियर को तफसील से समझा था। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप नेज़ल इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कहते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, आप उसको इनहेल करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटी एस्टमिक ड्रग है, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ये तमाम जो दवाएं हैं इनको आप इनहेल फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन, यानी आप अब पैचेस की फॉर्म में ड्रग को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एग्जांपल्स हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, हायोसिन, एस्ट्रोजन, फेंटेनाइन। इन सब को हम स्किन पर अप्लाई करते हैं प्लास्टिक पैचेस में। प्लास्टिक पैचेस से जो आपकी ड्रग डिलीवरी है वो कांस्टेंट रेट पर होती है, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट ताल्लुक आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ है। या फिर आप कहते हैं सर हम सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लोकल इफेक्ट में हमारे पास सॉल्यूशन, लिनेमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स जो हम स्किन पर लगा रहे होते हैं डायरेक्टली वो आ जाएंगी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मॉडिफाई द ड्रग एक्शन, यानी मैं ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज किन फैक्टर से कर सकता हूं। तो हम उसको दो मेजर एरियाज में सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर एंड फार्माकोडायनामिक फैक्टर। हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पेशेंट्स होते हैं वो आपके लिए चिल्ड्रंस हैं, नियोनेट्स हैं, डिफर फ्रॉम एडल्ट्स इन द रिस्पॉन्स टू ड्रग। बच्चों का जो रिस्पॉन्स है ड्रग पर वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अस। Now, special care is needed in the neonatal period and thus doses should always be calculated with care। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर डोज कैलकुलेशन की क्यों जाती है जब डोजेस हमें पता है
देखो डोज कैलकुलेशन हम मेजरली करते हैं न्यूट्रल के लिए, पीडियाट्रिक के लिए और जीराटिक के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, या कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके लिए। अदरवाइज तो हमें ये तय है कि एक ड्रग का डोज 250 मिलीग्राम है, तो हम उस ड्रग का डोज 250 मिलीग्राम ही लेते हैं। Now, at this age, the risk of toxicity is increased by inefficient renal filtration, relative enzyme deficiency, differing target organ sensitivity, and inadequate detoxification system. बच्चों के लिए अगर आप टैबलेट दे देंगे पैंडोल की तो वो उनके लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है, क्योंकि उनका इफेक्ट डिफरेंट प्रोड्यूस होगा उस ड्रग पर एज कंपेयर टू द एडल्ट्स। सो ओल्ड पीपल, नाउ अगेन ओल्ड पीपल हमने कहा था सर नियोनेटल और जेराटिक, बच्चे और बड़े, दे एक्सक्रीट ड्रग्स स्लोली एंड हाई सस्पेक्टेबल टू नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, यानी वो तमाम दवाएं जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं आप ओल्ड पेशेंट्स को देते हुए उनका डोज कैलकुलेट करते हैं। Metabolism of drug by the liver may be reduced in elderly. The net result of pharmacokinetic changes in the elderly is that the tissue concentration of drug commonly increase over 50%. अगर टिश्यू कंसंट्रेशन आपके पास इंक्रीज हो रही है दैट्स गुड फॉर द ड्रग, लेकिन उसका एलिमिनेशन होना भी जरूरी है। नाउ फार्माकोडायनामिक फैक्टर, हम कहते हैं टॉलरेंस लीड टू डिक्रीज इन ड्रग रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एगोनिस्ट को, जो उसके साथ काम करने वाली ड्रग्स होती हैं उन्हें हम एगोनिस्ट कहते हैं, जो उसके अगेंस्ट काम करती हैं हम उन्हें एंटागोनिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम तो हम कहते हैं सर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद एंटागोनिस्ट लीड टू इंक्रीज इन द रिसेप्टर बाइंडिंग। ये वर्ड भी हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, अपवर्ड रेगुलेशन, जैसे हम कहते हैं सर विच एक्सप्लेन रीबाउंड एंजाइना आफ्टर द विड्रॉल ऑफ प्रोपेनोलॉल। हमें कहा जाता है कि जो कार्डियक ड्रग्स हैं उनको आपने रोकना नहीं है, उनको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर आप उनको कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी बॉडी एक्शन परफॉर्म करेगी, जैसे ही आपने उसको कम कर दिया उसका इफ्लक्स सामने आएगा। The hematostatic and biochemical milieu may be influence the drug response. For example, depletion of sodium predispose a patient to lithium toxicity and hypokalemia. आपके पास जो है वो एक का इफेक्ट दूसरे पर प्रोड्यूस हो जाना, दैट्स अगेन अ ड्रग रिस्पॉन्स। जेनेटिक फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम कहते हैं सर यहाँ पर देयर आर नंबर ऑफ इनहेरिटेड वेरिएशंस इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, primary route of metabolism such as acetylation and hydroxylation are subject to strong genetic control. This may explain individual susceptibility to enhanced toxicity or poor efficacy with the particular drug. यानी आपकी बॉडी एसिटाइलेशन परफॉर्म करती है या हाइड्रोक्सिलेशन परफॉर्म करती है, डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक हिस्ट्री पर। A poor capacity of hydroxylation, अगर हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती है, will help to explain why patient develop profound hypotension with depressurizine and considerable beta blocker with metoprolol। कभी ऐसा होता है कि पेशेंट मेटाप्रोलॉल यूज़ कर रहा है तो उसे प्रोफाउंड हाइपोटेंशन हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही, दैट्स अ जेनेटिक इशू। दिस मस्ट बी नोन बाय द फार्मासिस्ट जो वो दवा डिस्पेंस कर रहे हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज मच लार्जर वेरिएशन इन एसिटाइलेशन। फास्ट एसिटाइलेटर आर लेस लाइकली टू बी क्योर्ड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जैसे आइसोनियाजिड इस्तेमाल किया जाता है। स्लो एसिलेटर्स मोर ऑफन डेवलप पेरिफेरल न्यूरोपैथी व्हेन ट्रीटेड विद आइसोनियाजिड। यानी कुछ टेस्ट में जब आप टीबी के टेस्ट कर रहे होते हैं मेडिसिन में, तो आप ये चेक करते हैं कि बॉडी की एसिटाइलेशन या हाइड्रोक्सिलेशन की कैपेसिटी कितनी है। एक और एग्जांपल है डेफिशिएंसी की, हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसे हम G6PD का नाम देते हैं। क्यूनिन, सल्फोनामाइड, क्लोरोक्वीन, क्लोरोमाइसिटिन, ये हेमोलाइसिस कॉज करते हैं आरबीसी का, अगर आपके पास ये सेल एब्सेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सेल मौजूद हैं, आप दवा दे रहे हैं तो दैट्स फाइन। अगर ये सेल्स नहीं है और आपने इनमें से कोई भी दवा दी है तो आपके पास आरबीसी का हेमोलाइसिस होगा, दैट्स अ साइड इफेक्ट। यहाँ से मैं आपको ये बात भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइड इफेक्ट्स जो जनरेट हो रहे होते हैं वो किस तरीके से जनरेट होते हैं। देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं हमारे पास। प्रेगनेंसी हम अक्सर दवाओं में कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज यूज ना करें, so that is an effect. It affects the pharmacokinetic of drug by decrease GI activity, increase volume, low albumin level, increase in fats. Lifestyle में हम कहते हैं सर उसकी डाइट कैसी है, कार्बोहाइड्रेट डाइट है, अल्कोहलिक डाइट है, हाइड्रोकार्बन डाइट है, सिगरेट स्मोकर है या नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड बॉडी में एंटर होता है या नहीं होता है, ये भी मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू द एब्जॉर्प्शन और एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट फैक्टर हम लेते हैं बेटा इंटरकरेंट इलनेस। देखें टॉपिक हम पढ़ते थे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन।
फिर हमने पढ़ा ड्रग एक्सिपिएंट इंटरैक्शन। एक टॉपिक जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू में है वो है ड्रग डिजीज़ इंटरैक्शन। आप जो दवा ले रहे हैं और बॉडी में अगर कोई डिजीज़ मौजूद है तो वो भी उससे इंटरैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सर द लॉस ऑफ लिवर सेल्स दैट इज सिरोसिस may result in dangerous depression of respiratory center with therapeutic doses of morphine. So now that is a relation of morphine with the cirrhosis. तो इसको हम नाम देंगे ड्रग डिजीज इंटरेक्शन का। इन रीनल डिजीजेस थेरापेटिक डोज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक may result in serious accumulation of drug leading autotoxicity. So renal disease है, अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज कर रहे हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी। There are a number of other situations where the drug response is altered by the pathological state of the body. अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज है तो वो उसके अफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। एनी इन्फेक्शन, यस इट कुड बी अ बर्न, इट कुड बी माल न्यूट्रिशन, ये हाइपोएल्बुनीमिया की तरफ लेकर जा सकता है। अब हमने फ्री ड्रग पर बात की थी, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इन प्लाज्मा स्पेशली दोज दैट आर हाईली प्रोटीन बाउंड जैसे फेनिटोइन है, क्लोफेब्रेट है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनहांस रिस्पॉन्सेस। तो इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। एंड देन द ड्रग इंट्रैक्शन हम कहते हैं सर हम आगे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम अगर अभी मूव करते हैं पेज नंबर 18 पर ड्रग इंट्रैक्शन को देखने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में ड्रग इंट्रैक्शंस पर हम बात कर रहे होंगे कि मुख्तलिफ ड्रग्स आपस में इंट्रैक्ट करती है। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, आप अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप वेबसाइट गूगल पे लिखिएगा ड्रग इंटरेक्शन चेकर, तो आपके पास पबमेड के और 2-3 और वी चेकर के ब्राउजर्स ओपन होंगे। उसमें आपके पास ड्रग इंटरेक्शन की लिस्ट आती है। लिस्ट कैसे आती है? वो कहता है आप किन किन ड्रग्स की इंटरेक्शन चेक करना चाहते हैं। आप 2 ड्रग का नाम लिखें, 2 ड्रग का नाम लिख के आप ओके करें तो आपको बताएगा इंटरेक्शन है या नहीं है। साथ साथ ये भी बताएगा कि इंटरेक्शन आपके पास मेजर है या माइनर है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग 5 से 6 ड्रग्स की इंटरेक्शन इससे चेक ज़रूर कर लें। ऐसी एक्टिविटीज से ना चीज़ें फ़ौरन याद हो जाती हैं जो मोस्ट कॉमन आपके पास ड्रग्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आइए हम दोबारा वापस वहाँ चलते हैं जब हम मौजूद थे, और अब हम आते हैं टॉपिक ड्रग सोर्सेज पर। हम कहते हैं सर ड्रग्स सिंथेटिक होती हैं। सिंथेटिक का मतलब है हम उनको प्रिपेयर करते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। और बहुत सारी ड्रग्स हमारे पास नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास मौजूद हैं प्लांट्स, फंजाई, हम यहाँ से ड्रग्स अपनी हासिल कर रहे होते हैं। सो नेचुरली अक्लिंग सब्सटेंसेज में आपके पास हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ये डिफ़िकल्ट टू सिंथेसाइज हैं, यानी इतनी आसानी से आप इनको जनरेट नहीं कर रहे होते। लेकिन इस वक्त जो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं जेनेटिक फार्मेसी, हम इसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया या स्मॉल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ड्रग्स जनरेट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इकोलाई को, इकोलाई और ईस्ट, इशीरिशिया कोलाई। यूनिसेलुलर है, ईस्ट भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने की वजह से आसानी हम इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। और आज का आपका जो होमवर्क है, जो आप लोग क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप पर सबमिट करवा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया था ड्रग इंट्रैक्शन वाला। कोई 5 से 6 ड्रग के इंट्रैक्शंस आप बताएंगे। और इससे पहले हम फार्माकोलॉजी का एक टेस्ट कर चुके थे, उसके रिजल्ट्स आपने सबमिट कराए थे, मैंने उसके आंसर्स आपको भेज दिए थे। उसमें कहीं एक आध सवाल में कोई प्रॉब्लम था तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ तक रखते हैं बेटा आज की क्लास को। जैसे आप लोग लेक्चर कंप्लीट कर लें मुझे अपडेट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।